जी, तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपसे बात की थी, लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन लाजमी करके जाएंगे इस चैप्टर के जिससे आपके ऑल पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। अब हमने इसके ऊपर ऑल कह लें रूल्स अप्लाई करने हैं। जो स्टेप हमने पढ़े थे रूट लोकस को ड्रा करने के, वो सारे के सारे इस मेथड पे यानी कि इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई किए जाएंगे। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी रोक टोक के। ठीक है जी। तो बच्चों सबसे पहला काम आप जानते हैं, सबसे पहला काम ये है पोल्स और ज़ीरोज़ को लोकेट करके अपने जो आपके पास रूट लोकस के एक्सिस हैं वहाँ पे ड्रा उनको मेंशन आउट करना। तो सबसे फर्स्ट पे हम स्टेप 1 करने लगे हैं। स्टेप 1 में ज़रा बच्चों गौर से देखिएगा। स्टेप 1 में देखा जाए हमारे पास जो गिवन पॉइंट है के इंटू एस प्लस 3, यहाँ पे ज़ीरो कहाँ पे लोकेट होता है? -3 पे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं -3 पुट करूँ मुझे ज़ीरो मिलेगा, यानी कि ज़ीरो मेरा लोकेट हो रहा है -3 पे। ये मैं जी से मेंशन कर रहा हूँ ज़ीरो को और पोल्स को पी से। मेरा देखो ज़ीरो एक ही है बच्चों, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एक ही है। पोल्स की बात करूँ तो पोल्स कितने हैं? 4। अगर मैं इसकी वैल्यू बच्चों ज़ीरो पुट करता हूँ तब भी मेरे पास इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि पोल्स होता है एस की एक ऐसी वैल्यू जो पुट करने से हमारे पास वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है अपनी गेन की। ठीक है, लिहाजा यहाँ पे एस की वैल्यू ज़ीरो पुट करने से मेरे पास इन्फिनिटी आता है। अगर एस की वैल्यू -1 पुट की तो देखो -1 + 1 होने से ये ज़ीरो, तो पूरी टर्म ज़ीरो और अनडिफाइंड आ जाएगा, तो -1 पे भी बनता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ मज़ीद आगे, -2 पुट करूँ तब भी बनता है, -4 पुट करूँ तब भी बनता है। ठीक है जी, आपके पास सब सारे पॉइंट्स आ गए। अब हम चलेंगे अपने रूट लोकस पे। सेकंड पॉइंट होता है सिमेट्री को ड्रा करना। उससे पहले अभी ये फर्स्ट पॉइंट मुकम्मल किया जाएगा। तो देखें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे है बच्चों अपना पोल जो कि ज़ीरो पे बन रहा है। तो यहाँ पे हम एक क्रॉस लगाएंगे, ब्लैक बॉल पॉइंट से लेते हैं क्योंकि थोड़ा डिफरेंस दिखाना है। ब्लू लाइन से हमने अगर उसको ड्रा किया तो इसको ब्लैक बॉल पॉइंट से, ये हमारा ज़ीरो पे हो गया फर्स्ट पोल। ठीक है बच्चों, आगे सेकंड नंबर पे आता है सेकंड पोल जो -1 पे बनता है, ये आ गया -1। उसके बाद -2 पे भी एक पोल है हमारा, ये आ गया -2 पे पोल। थोड़ा खुला खुला करना चाहिए लेकिन चले हो गया। -3 पे हमारा ज़ीरो है, तो ज़ीरो को मेंशन आउट करने का तरीका होता है ऐसे सर्कल लगाना। तो ये -3 पे आ गया और -4 पे है जी हमारा एक और पोल। ये सारे हमने कर लिए। अब हमने सिमेट्री ड्रा करनी है जो कि सेकंड स्टेप, और वहाँ पे मेंशन आउट करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि जो आपकी ऑड नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आ रही हैं ना, ऑड नंबर ऑफ़ यानी कि ऑड नंबर पे पड़ी हुई हैं, पोल्स हैं या ज़ीरोज़ हैं, उनको कह लें कि लेफ़्ट साइड पे उनका रूट निकालना। ठीक है, अब यानी कि अगली वैल्यू तक। अब देखें सबसे पहले नंबर वाली वैल्यू है ये जो ज़ीरो के ऊपर मेरा पोल है, तो ये अपनी वैल्यू यानी कि अपनी जो कह लें उसके राइट साइड पे हम लाइन ड्रा कर देंगे उस वक्त तक जब तक नेक्स्ट पोल नहीं आ जाता या ज़ीरो नहीं आ जाता। तो ये इस तरह से चलेगा, ऐसे आपने वो लाइन ब्लैक कर देनी है। ठीक है, अब ये दूसरे नंबर पे इसको कुछ नहीं करना। तीसरे नंबर पे ये वाला यानी कि पोल पड़ा हुआ है, तो लिहाजा तीसरे नंबर वाले पोल के भी लेफ्ट साइड पे आपने लाइन लगा देनी है। ये सिमेट्री ड्रा हो रही है। ठीक है, रियल एक्सिस सेगमेंट के लिए ये कर दिया। अब ये चौथे नंबर पे इसको कुछ नहीं करना, और ये पाँचवें नंबर पे है, तो लिहाजा पाँचवें नंबर के भी लेफ्ट साइड पे ऐसे आपने लाइन ब्लैक कर देनी है। ठीक है जी, अब ये चलती जाएगी। इस वजह से मैंने इसको यार ऐसे अभी चलें इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ये हमने सिमेट्री ड्रा कर दी, सेकंड स्टेप इज डन। अब चलते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप हमारा है असिम्प्टोट्स और सेंट्रॉइड्स को फाइंड आउट करना। तो वो हम फाइंड आउट करेंगे इसी पेज के ऊपर। असिम्प्टोट्स और सेंट्रॉइड्स को फाइंड आउट करने का बच्चों सिंपल तरीका आपको याद हो, मैंने फार्मूलाज आपको बताए थे। ये आपका अब स्टेप नंबर 3 है, 2 इज डन। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 में हमें बताया गया था असिम्प्टोट्स का फार्मूला सिग्मा एस के साथ उसको प्रेजेंट किया जाता है, और इसका फार्मूला ये था बच्चों, सम ऑफ वैल्यूज़ ऑफ पोल्स ही थी ना, हाँ पोल्स ही थी, पोल्स सम ऑफ पोल्स लेंथ। ठीक है बच्चों, आगे लेंथ माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ ज़ीरोज़। बच्चों कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं आपके पास? 4 नंबर ऑफ पोल्स हैं। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ ज़ीरोज़। कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं? मेरे पास एक ही नंबर ऑफ ज़ीरो है। मैं इनकी तादाद की बात कर रहा हूँ ना कि इनकी वैल्यू की। तो एक ही है तो लिहाजा यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो लिहाजा अब हम इनमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखो पोल्स लेंथ कौन कौन सी है, ये अंदर प्लस करनी है सबको, यानी आ जाएगा 0, -1, -2, -4। ठीक है बच्चों, और सेंटर में माइनस, फिर आगे ज़ीरो लेंथ लिखनी है, वो एक ही है तो लिहाजा ये ऐसे आ जाएगी, और बटे में है 3। अब इसको कैलकुलेट कर लें ये कितनी आती है। ये आपके पास बच्चों कौन सी वैल्यू आ रही है? ये आपके पास असिम्प्टोट की वैल्यू आ रही है। तो -1, -2, -3, -7 हो गया, -7 + 3 -4/3 मेरे ख्याल में ये आने वाला। फिर भी कैलकुलेट कर लेता हूँ एक दफ़ा कैलकुलेटर पे, कोई मिस्टेक नहीं हमने करनी, क्योंकि यही आपका मेजर पार्ट है इस चैप्टर का
क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ अब एक्सप्लेन करना है। तो -7 हो गया, -7 में +3 किया तो -4 रह गया, -4/3 ही आएगा यार, -4/3। तो बच्चों ये बनता है -1.33। ठीक है, तो इसको आपने लोकेट करना है, यानी कि अपने उसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। ये कहाँ पे लोकेट होता है ज़रा गौर करें। -1.33 अप्रॉक्सीमेटली, ये देखें -1 और -2 के दरमियान में ही कहीं बनता है, तो ये -1.33 ये हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ये आपने इस तरह से डॉट लगा देना। यार ब्लैक बॉल पॉइंट साइड लगाए हो क्या यार, ब्लू बॉल पॉइंट इस्तेमाल हो जाती है ये। ठीक है, ये आपका असिम्प्टोट आ गया, यानी कि वो जो क्या नाम है, सिग्मा डी कह लो या जो भी कह लो, सिंपल सी बात है। अब हमने बच्चों इसके सेंट्रॉइड निकालने हैं। सेंट्रॉइड का फार्मूला आपको याद हो, वो असल में थीटा होता है। तो थीटा ये इसी स्टेप का पार्ट होता है, इसी वजह से इसको साथ में करूँ। थीटा एस से उसको मेंशन करते हैं, उसका फार्मूला होता है 2k+1 होल के साथ पाई, यानी कि 180 डिग्री होता है। और बटे में होता है आपके पास बच्चों क्या नाम था यार अपने पास, क्या ये नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोज़, वही बच्चों। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोल्स आपके पास 4 थे, माइनस नंबर ऑफ जीरोज़ 1 ही था, तो ये आपके पास बन जाएगा फार्मूला 2k+1। इस क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूँ, बटे में 3 ये बन गया। ठीक है, अब के की बच्चों वैल्यूज हमने पुट करनी होती हैं इसके अंदर। के की वैल्यू कहाँ तक जाती है, इसका भी एक फार्मूला होता है जो मैंने आपको बताया हुआ। के इज इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसे सो ऑन जा रहा होता है। और इसका लास्ट पॉइंट कहाँ पे होता है ये आपको बताता हूँ। देखें, इसका लास्ट पॉइंट होता है यहाँ पे P-n, सॉरी P-n, n नहीं यार अभी कर लो, मैं आपको बताता हूँ n क्या चीज़ है। -1 n की जगह असल में मैंने z लिखना था, यानी कि P-z-1। इसका लास्ट पॉइंट होता है बच्चों नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस, उसमें से भी एक -1 करें तो वहां तक k की वैल्यू चलती है। तो देखो जरा गौर करो क्या बनता है, 4 - 1 यानी कि 3 में से भी एक माइनस किया तो 2, यानी कि k की वैल्यू 3 है, 0 1 और 2, ये 3 वैल्यूज इसमें पुट होनी है। तो पुट करो यार, पहले मैं θ1 निकालता हूँ जिसमें मेरे पास k की वैल्यू 0 रखी जाएगी। ठीक है, k की वैल्यू अगर बच्चों 0 रखते हैं तो देखो क्या होगा, 2 × 0 ये 0 हो गया, 0 + 1 1 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई, यानी कि पाई/3 आपके पास आता है θ1। अब θ2 निकालते हैं तो देखो जब k की वैल्यू अब 1 रखी जाएगी, जब 1 रखता हूँ तो 2 × 1 2 2 + 1 3 3/3 3 से गया और पाई आ जाएगा आपके पास ये। अब θ3 की बात करते हैं, यहाँ पे θ3 यार मैं निकाल लेता हूँ। अब आप जानते हैं मैंने k की वैल्यू क्या रखनी है, 2। उस वक्त तक आपने ये पुट करते जाना जब तक k की सारी वैल्यूज पुट नहीं हो जाती, थीटाज निकालते जाने हैं। तो अब मैं 2 जब पुट करूंगा, 2 × 2 4 4 + 1 5 5/3, यानी कि ये आ जाएगा 5π/3। ठीक है जी, अब आपने अपने पास डी लेनी है या कोई स्केल भी ले लेना है, और पहले तो आपने एंगल्स के निशान लगाने हैं ना। ये देखिएगा बच्चों, मैं यहाँ पे ब्लैक बॉल पॉइंट से ही करूँगा ये काम, ज़रा गौर करें। पहला मेरे पास एंगल आया है 60 डिग्री, आपने इस पॉइंट के ऊपर रखना अपनी डी को। ठीक है, इस पॉइंट पे ये जो आपको नज़र आ रहा है, जो हमने सिग्मा एस की वैल्यू लिखी है, यानी असिम्प्टोट की वैल्यू। ठीक है, इसके ऊपर डी का वो सेंट्रल पॉइंट रखना है, और 60 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली आप सभी जानते हैं यहाँ कहीं पे आएगा। ये हो गया देखो 0 10 20 30 40 45, और यहाँ पे करके कहीं 60 बनेगा बच्चों, यहाँ करके। ठीक है, तो इसको ना ऐसे आपने इस लाइन से मेंशन करना, ऐसे डॉटेड लाइन से ऐसे खींच के ले जाना। ठीक है जी, ये ऐसे लाइन खींच दी। अब दूसरा एंगल था पाई क्या है, 180 डिग्री, और ये 180 डिग्री की ही लाइन होती है, यानी कि एक आपने इस पॉइंट से ऐसे ले जाना है। ठीक है जी, ये भी ड्रा हो गया। अब तीसरा आपका एक एंगल रह गया है, वो है 5π/3, जो कि बनता है देखो कितना, π/3 होता है 60 डिग्री, 60 को 5 से ज़रब दे 300 डिग्री बनता है। अगर मेरी डी बच्चों यहाँ पे ये 270 डिग्री की लाइन होती है, 270 से थोड़ा सा आगे करके 300 डिग्री बनता होगा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कहीं पे करके। तो अब यहाँ से मुझे ये लाइन ऐसे, यानी डी की मदद से मैं ये एंगल कर लूँगा और फिर इसको खींच के ले आऊँगा। यार देखो मेरे पास असल में डी अवेलेबल नहीं है, और फुट्टा मैंने रखा नहीं हुआ, तो इस वजह से ये थोड़ा हो गया आगे पीछे। ये असल में आपने काम कर लिया, वैसे ऐसे ही ड्रा होता है। ये आपका बच्चों कौन सा स्टेप हो गया, ये आपका स्टेप नंबर 3 डन हो गया। आपने ड्रा कर दिया रियल एक्सिस सेगमेंट को। अब आपका स्टेप नंबर 4 आता है, जिसमें आप क्या करोगे, आप स्टेप नंबर 4 में आप ब्रेक इन और ब्रेक अवे पॉइंट को फाइंड आउट करोगे। वो कैसे करते हैं, आपको याद हो फार्मूला, वो था हमारे पास। सबसे पहले तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। तो वो वैसे मुझे पहले पता होना चाहिए वो किस पॉइंट के लिए ज़रूरी होता है। तो देखो बच्चों, हमने ब्रेक इन और ब्रेक अवे पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए 2 मेथड्स पढ़े थे।
जिनमें से आप यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी एप्लीकेबल है, ठीक है। एक मेथड तो ये था, यहाँ पे इसको पहले सिंप्लीफाई करने बैठो, ट्रांसफ़र फंक्शन की फॉर्म में लेके जाओ, फिर उसको यार उसका डेरिवेटिव लो, वो क्या डिफरेंट क्या प्रोसीजर करने के बाद आ जाके हम वहाँ उस पॉइंट पे पहुँचते हैं जिस पॉइंट पे हमें जाना चाहिए, ठीक है। बट एक पॉइंट ये भी था यार, आपको याद हो कि हम ये कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मतलब इनवर्स के सबको जमा करके आप वहाँ से एस की वैल्यूज़ हासिल कर सकते हैं ब्रेक इन और ब्रेक अवे पॉइंट्स के लिए, ठीक है। वो भी हमने किया था, तो मेरे ख्याल में वो पॉइंट ज़्यादा बेटर है ये पॉइंट को अप्लाई करने से, ठीक है। तो मैं उसी इजी पॉइंट को यहाँ पे आप एप्लीकेबल समझता हूँ, क्योंकि ऐसे पॉइंट में ना ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होना चाहिए। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था एक साइड पे आ जाते हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जमा होते हैं, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो यहाँ पे आपके पास क्या बनाता है, यानी कि नॉमिनेटर जो है ना वो एक साइड पे उनका इन्वर्स जमा होता है, एक साइड पे डिनोमिनेटर का इन्वर्स जमा होता है। तो देखो ये आ जाएगा 1/s+3 जो k के साथ था, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि एक ही जीरो है, बाकी सारे आ जाएंगे इस साइड पे नंबर ऑफ जो आपके पोल्स है ना वो वाले, यानी कि 1/s, एक ये पोल हमें दे रहा है, एक पोल दे रहा है हमें 1/s+1, एक दे रहा है हमें 1/s+2, एक हमें पोल दे रहा है 1/s+4, ठीक है जी। ये इस तरह से आ जाएगा, ओके हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना आपका असल काम है। तो देखो यहाँ पे असल में 1 ही रह जाता है 1, और ये s+3 को उधर मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले चले हम इसको भी ऐसे ही इसी सिंपलेस्ट फॉर्म में रहने देते हैं। तो होगा क्या, देखो बच्चों, इनका हम लेंगे एलसीएम, ये आ जाएगा s इंटू s+1। ये काफ़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होने वाली है, तो मैं इसको रफ अमल में ले जाऊंगा और वहाँ पे टोटल करके हम डायरेक्ट यहीं पे ले आएंगे, ठीक है। तो देखो ये सारा इसका एलसीएम आ गया। अब इसके बटे में सिर्फ s मौजूद है, तो बाकी सारी टर्म्स ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, s+1 आ जाएगा, s+2 आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा s+4, ठीक है। इसी तरह से अब इसके बटे में s+1 मौजूद है, तो ऊपर ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, s इंटू s+2 इंटू s+4। और नेक्स्ट क्या होगा, देखो ज़रा, नेक्स्ट अब ये होगा कि इसके बटे में देखो ये जो टर्म है इसके बटे में s+2 मौजूद है, तो लिहाजा बाकी की टर्म्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इसको छोड़ के s+1 आ जाएगा और s+4 साथ में आ जाएगा। अब इसके बटे में है s+4, तो बाकी की टर्म्स आ जाएंगी, यानी कि s इंटू s+1 s+2। तो यार ये काफ़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होने वाली है, करनी पड़ेगी, अबल हमारी मजबूरी है, ठीक है जी। तो अब देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहा हूँ, इसको उठा के इधर ले जाना चाह रहा हूँ, इसको उठा के इधर, तो कर तो सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं होता। ये वैसे भी बच्चों क्वेश्चन कुछ है ही ऐसा, इसमें ऑर्डर ना डिग्री का बहुत बड़ा है नीचे बटे में, तो डैट्स वाई हमें इफ़ेक्ट करते ही करता है, हम इससे कहने वैसे नहीं इसको सॉल्व कर पाते। तो गाइज़ यार ये काफ़ी कह रहे हैं लंबी मल्टीप्लिकेशन का इशू है, तो इसको मैं हल करके ना आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ। आपके पास काफ़ी टाइम होगा, ऐसे हमारी वीडियो को भी काफ़ी टाइम लगेगा बनने में, और अगर आपको समझा के एक एक स्टेप करता रहा तो काफ़ी टाइम लगेगा। मैं असल में क्या करने वाला हूँ, ये गूगल को देने वाला हूँ, गूगल मुझे इसकी इक्वेशन दे देगा, ठीक है। तो मैं गूगल को ये प्रोवाइड करता हूँ, फिर आपको यहाँ पर आके दोबारा मिलता हूँ। गाइज़ यार चलो मैंने आपके लिए एक हल सोचा कि यार इस स्टेप को आपने वहाँ पे पेपर में तो करना होगा ना, अगर ऐसा ही क्वेश्चन है अल्लाह ना करे आ ही जाए तो आपको वहाँ पे भी तो करना ही पड़ेगा, इतनी लंबी कैलकुलेशन कैसे कर पाओगे। तो चलो यार हम दूसरा इस पे अप्लाई करके देखते हैं, जो सिंपल ब्रेक इन ब्रेक अवे वाला पॉइंट था, ठीक है। इसको छोड़ दो अभी के लिए ना, इस पॉइंट को स्किप करो, पहले हम उसका ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। ट्रांसफ़र फंक्शन आगे जाके वैसे ज़रूरत पड़ेगी, उससे पहले हम वैसे भी काम चला सकते हैं। ये आपको याद होगा हमने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि g(s) h(s), ये हमने आगे अप्लाई भी किया है। h(s) बराबर होता है -1 के, जब मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो ये 1 के बराबर आ जाता है। अब यहाँ पे ज़रा गौर करो कि यहीं पे रह जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय g(s) h(s), ऐसे ही आ जाएगा ना। तो h(s) यहाँ पे यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो h(s) की वैल्यू तो 1 है, g(s) मेरे पास बराबर था s+3 ओवर दिस टर्म, ठीक है। तो बच्चों पता क्या होगा, असल में यहाँ पे g(s) की ये टर्म है, k इसके साथ असल में मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये सारा g(s) है, इतना हिस्सा ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा, ओके हो गया। तो ये टर्म जब मैं यहाँ पे बटे में पुट करूँगा, h(s) है ही 1, तो बटे का बटा उलट के ऊपर चले जाते हैं, यानी कि ये डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन जाएगा और नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, तो ये ऐसे आ जाएगा। देखो मेरे पास माइनस इंटू s इंटू s+1 s+2 s+4, और बटे में आ जाएगा आपके पास s+3, ठीक है जी, ऐसे आ जाएगा।
तो ये आपके पास आ गया। अब पहले ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई दे रहे हो, मल्टीप्लाई करना तो यार आपको आता ही होगा, इतना तो नहीं ना आप पीछे रह गए। देखो पहले आप क्या करोगे, 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, फिर 3 टर्म्स को, फिर सबको मल्टीप्लाई, इस तरह से चलेगा। तो सबसे ये चलो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। देखो ये मेरे पास असल टर्म है वो, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, सबसे पहले मैं इसको इधर ही रहने देता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाता हूँ। ये आ जाएगा एस स्क्वायर, एस के साथ एस मल्टीप्लाई होगा, एस स्क्वायर आया, फिर देखो बच्चों एस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2s आएगा, फिर ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे आएगा 2s प्लस एस, तो ये 3s हो जाएगा, ठीक है। और फिर 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 ऐसे आ जाएगा, ये आ गया आपके पास। अब आप मजीद मल्टीप्लिकेशन करें तो फिर क्या होगा, देखो s इंटू मेरे पास आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाता हूँ। पहले नंबर पे देखो एस स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई वही आ गया एस क्यूब प्लस 4s स्क्वायर, ठीक है। फिर 3s इनसे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 3s का स्क्वायर प्लस 12s, फिर 2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 2s प्लस 8। अब क्या होगा, s इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा s4 प्लस, ये देखो 4 और 3 7, 7s का क्यूब आ जाएगा क्योंकि ये s बाहर मल्टीप्लाई हुआ। ये 12 और 2 14, 14s आया था, 14s जब s से ज़रब हुआ तो ये 14s का स्क्वायर आ गया, और 8 के साथ बच्चों बस s लग जाएगा, ठीक है। ये टर्म आपके पास आती है तो इसको लिख लें नेक्स्ट स्टेप में, माइनस इंटू एस की पावर 4 प्लस 7s क्यूब प्लस 14s स्क्वायर प्लस 8s डिवाइडेड बाय s प्लस 3, ये आपके पास आ गया, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ये ऊपर वाला आपका सारा हिस्सा छूट गया, ये इतना, ठीक है। ये 2 स्टेप आप छोड़ दें, अभी आपके ये क्वेश्चन में है ही नहीं, ऐसे ही समझें, ठीक है। मैं वीडियो कट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे स्टेप से भी ये हल हो जाता है। बच्चों ये कर सकते हो आप इससे भी, लेकिन वो ज़्यादा लंबी देखिए कैलकुलेशन हो रही है, ये बहुत छोटी कैलकुलेशन में डन हो जाएगा। तो वो मुझे वैसे लग रहा था छोटा पड़ जाए, लेकिन वो छोटा नहीं पड़ा हमें, वो ज़्यादा लंबा हो रहा है काम। अब देखें यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा। अब आपने क्या करना है, हमें कहा जाता है थ्रू डिफरेंशिएशन ही हो रहा है, हमें ये चीज़ यहाँ पे ये बताई गई हुई है कि डेरिवेटिव ऑफ के अकॉर्डिंग टू एस इज इक्वल टू 0 होता है। तो यही काम अब आपने करना है, यानी कि के की टर्म का डेरिवेटिव ले लेना है और उसको 0 के बराबर रख देना है। तो देखो बच्चों जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा, माइनस ऐसे पीछे हट जाएगा, यार इसकी इंक तो नहीं ख़त्म हो गई, माइनस पीछे हट गया और आगे डेरिवेटिव आ गया किस टर्म का बच्चों, ये जो अंदर लिखी हुई थी एस की पावर 4 प्लस 7s क्यूब प्लस 14s का स्क्वायर प्लस 8s डिवाइडेड बाय दिस टर्म s प्लस 3 इज इक्वल टू बच्चों 0 आ गया, ठीक है। अब देखो ये माइनस यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस तो खत्म हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। यार डेरिवेटिव भी मैं आपको रफ अमल में करके दिखाना चाहता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर लगेगा कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या कहता है, आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। कोशेंट रूल कहता है जो बटे में टर्म है उसका पहले बटे में स्क्वायर आ जाएगा, इस तरह से s+3 होल का स्क्वायर। फिर क्या होता है, ये टर्म ऊपर एक दफ़ा रिपीट होती है और डेरिवेटिव आ जाता है ऊपर वाली टर्म का जो ऊपर मौजूद थी नॉमिनेटर में, वो है देखो s की पावर 4, ये हमने ऊपर लिखी हुई है, प्लस 7s क्यूब प्लस 14s स्क्वायर प्लस 8s, इसका डेरिवेटिव आएगा। अब बच्चों पता क्या होगा, सेंटर में माइनस आएगा, अब ये दोनों अपनी जगह एक्सचेंज करेंगी, ये पीछे टर्म चली जाएगी, यानी आ जाएगा s की पावर 4 प्लस 7s क्यूब प्लस 14s स्क्वायर प्लस 8s, और डेरिवेटिव आ जाएगा जो नीचे टर्म मौजूद थी उसका, डेरिवेटिव ऑफ s प्लस 3, ठीक है जी। ये आ गया इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो देखो बच्चों s की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा, इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, तो ये आएगा s+3 इंटू पावर रूल लगा, तो बच्चों क्या हुआ, देखो इज इक्वल टू 0 है ना आपके पास असल में यहाँ पे, तो ये नीचे वाली टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो चुकी होगी, ये जो s+3 होल का स्क्वायर आपको तंग कर रहा है, ठीक है। इसको खत्म कर दो, ओके हो गया। अब देखें हमारे पास जब इसका डेरिवेटिव लूंगा तो ये आएगा 4s की पावर क्यूब, क्योंकि इसके ऊपर पावर रूल लगा, पावर पीछे गई और पावर में से एक माइनस हो गया। इसी तरह से इसके ऊपर भी पावर पीछे गई, 3 7 बार 21 हुआ और पावर में से एक माइनस हो गया, ऐसे s स्क्वायर हो गया। ऐसे ही इसका 2 पहले पीछे आया, 2 14 बार 28 हुआ और पावर में से एक घटा दिया गया और ds ओवर ds करके ये कैंसिल और 8 आ गया यहाँ पे। और इस साइड की बात करूँ बच्चों, इसका डेरिवेटिव ds ओवर ds 1 आया होगा और इसका 0, तो 1 + 0 1 होता है, तो 1 किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई वो एज इट एज रहती है, तो ये ऐसे आ जाएगा माइनस s की पावर 4 प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस 7s क्यूब माइनस 14s स्क्वायर माइनस 8s, ये ऐसे आ गया इज इक्वल टू 0।
अब जो इसका नेक्स्ट स्टेप बन रहा है वो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। ये आएगा बच्चों, देखो ये आएगा 4s की पावर 4। 4s की पावर 4 में से जब एक s की पावर 4 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, 3s की पावर 4, यही रह जाएगा ना। अब जब ये s इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 21s का क्यूब। 21s के क्यूब में से जब बच्चों माइनस होता है 7s का क्यूब तो कितना रह जाता है, पीछे रह जाता है 14। 14s का क्यूब आपके पास आ गया, ठीक है। आगे भी जो कैलकुलेशन हुई वो कर देंगे, लेकिन मैं अभी ना सिंप्लीफाई कर रहा हूँ थोड़ा ज़्यादा। अब देखें जब ये s इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये आया 28s का स्केयर। 28s के स्केयर में से जब 14s स्केयर माइनस हुआ तो रह गया पीछे प्लस 14s का स्केयर। यार दूसरी पेंसिल ही पकड़ा दो, ये तो तंग कर रही है। अब जब ये s बच्चों 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8s आया, 8s और 8s ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब बस सिंपल सी बात है, 3 से मल्टीप्लिकेशन देके जो आती है टर्म वो यहाँ पे लिखते जाओ। 3 4 बार 12, ये बच्चों आ गया 12s का क्यूब। फिर आया हमारे पास 3 21 बार 63s का स्केयर। फिर 28 3 बार कितना होता है जी, देखते हैं। 3 8 बार 24, 4 2 हासिल, 3 2 बार 6, 6 और 2 84 आएगा। फिर 3 8 बार 24, तो ये बच्चों आपके पास टर्म बनी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी आपके पास आई है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें कैलकुलेशन में। s की पावर 4 मौजूद है ना, हाँ जी ठीक हो गया। 3s की पावर 4। यार ये क्या पेंसिलें, यार मुझे पियानो इस वजह से अब पसंद नहीं आने लगी, क्योंकि ये हर एक पेंसिल में यही इशू आ रहा है। अब देखें s की क्यूब ये दोनों मौजूद हैं, तो ये हो जाएगा जमा, दोनों हो रही हैं तो लिहाजा 12 और 14 26 हो जाएगा। 26s की पावर क्यूब। उसके बाद देखो बच्चों s स्केयर वाली इकट्ठी करें तो 14 इसमें जमा हो, 1 और 4 77 हो जाएगा। 77s का स्केयर। अब s वालों की बात करूं तो s वाली है ये एक 84s प्लस 24 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों ये काम भी अभी छोटा नहीं है, ये भी काफ़ी लंबे स्टेप्स हैं इसके, ये जो हमने दूसरा प्रोसीजर ले लिया इसकी जगह, लेकिन ये थोड़ा उससे इजी लग रहा है हमें अभी तक। तो इसको अब बच्चों हमने असल में ना s की वैल्यूज़ निकालनी है। तो s की वैल्यूज़ निकालना इतना कहने आसान नहीं होता अगर s के ऑर्डर इतना बड़ा हो। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये जो वीडियो का हिस्सा देखने को मिल रहा है, यहाँ से मैंने कुछ कटेड वेरिएंट किया, यानी कि कट किया वीडियो को, क्योंकि बच्चों इसका जो चौथे स्टेप में हमने ये आगे सॉल्व करना था ना, इससे आगे जो करना था ये आपके सामने मैंने इतना तो किया, इतनी वीडियो आपको देखने को मिल गई है। इसके बाद ये पार्ट में मैंने क्या किया, जब ये इक्वेशन को सम अप किया फिर मैंने इसका ना कोशिश की डेरिवेटिव, मैं आपको अपनी गलती बताऊँगा फिर उसका सोल्यूशन बताऊँगा क्या है, ठीक है जी। बच्चों देखो अब इसका ऑर्डर था 4, हायर ऑर्डर था 4। अब मुझे s के रूट्स मालूम करने हैं असल में, तो मैं इसका क्या कर रहा था, मैं कोशिश कर रहा था डेरिवेटिव के थ्रू इसकी डिग्री कम कर दूं और फिर s के रूट्स को फाइंड आउट कर लूं, वो शायद ज़्यादा इजी हो जाए मेरे लिए, मैं ये सोच रहा था। जब मैंने ऐसा किया, मैंने इसका डेरिवेटिव 2 से 3 मरतबा लिया ताकि इसकी s की डिग्री स्केयर तक चली जाए। तो फिर मुझे क्या हुआ, रूट्स पुट करने से बच्चों मुझे ऐसी वैल्यूज़ मिली जो कि दोनों डाइवर्ट हो जाती हैं, यानी कि दोनों के दोनों रियल एक्सिस सेगमेंट के बीच में आती ही नहीं है। देखो एक वैल्यू है -1.52 और मुझे रियल एक्सिस सेगमेंट है मेरा 0 और -1 के बीच में, यानी यहाँ कहीं पे ये डॉट आना चाहिए, s की वैल्यू यहाँ कहीं पे आनी चाहिए, यहाँ पे ये जो हमने फाइंड आउट करनी है। तो -1.52 तो यहाँ कहीं पे चली गई, यानी कि जहाँ पे रियल एक्सिस सेगमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। और दूसरी वैल्यू है -2.81 जिसकी हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है यार, वो यहाँ पे आई। तो देखो आपको पहले ही पता है पोल से आपका रूट लोकस स्टार्ट होता है और 0 पे जाके टर्मिनेट हो जाता है, तो ये 0 पे जाके टर्मिनेट हो चुका हुआ है, इसकी वैल्यू होने या ना होने का कोई फायदा ही नहीं है। तो इसका मतलब जब मैंने डेरिवेटिव लिया तो उससे क्या इशू हुआ, उससे हमारी वैल्यू ही सही फाइंड आउट नहीं हुई, तो लिहाजा उसका फिर मैंने एक बच्चों हल सोचा है। जब कभी ऐसा हो कि आपका क्या लें, अगर ऐसा होता है कि आपके इसकी डिग्री जो है वो स्केयर तक है, फिर तो आप फाइंड आउट करो इजीली होके, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है उसकी क्यूबिक तक डिग्री है या क्यूबिक से भी हायर डिग्री है, तो आपको कैलकुलेटर के थ्रू उसको सॉल्व करना होगा। डायरेक्ट आप उसका एक्सेस यानी कि जो उसका रूट आता होगा लिख सकोगे। मैं अब आपको तरीका बताने लगूं, इसकी अलहदा से वीडियो भी हमारे चैनल पे आएगी जब कभी हमारा दिल किया। अभी हम इस पे बात करते हैं यार, क्योंकि आपके जहाँ पे काम की वीडियो होती है वहाँ पे बात होती है। तो देखो कैलकुलेटर पे आपने क्या करना है, s को x से प्रेजेंट करना है। s इज अ वेरिएबल, उसको मैं x से भी प्रेजेंट कर सकता हूँ। ये मेरी इक्वेशन आई थी, बस आपने एक दफ़ा डेरिवेटिव लेना बच्चों, जैसा कि उन्होंने कहा हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ k अकॉर्डिंग टू s इज इक्वल टू 0 होता है। वही हमने यहाँ पे पुट किया था ना, डी के ओवर ds इज इक्वल टू 0, याद हो, जैसा कि मैंने प्रीवियस में भी स्टेप किया है। तो अब देखें ये जो इसका रिजल्ट आया इसको मैं सॉल्व करता हूँ आपके सामने। मैं इसके ऊपर पुट करने लगूँ, देखें 3, ये 3 पुट किया। x कहाँ से लिखूंगा, देखो ये शिफ्ट
शिफ्ट भी नहीं, अल्फ़ा अल्फ़ा। ये यहाँ पे बच्चों देखो इस ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पे x दिया गया, वही x आ गया। मुझे अब इसकी पावर 4 लिखनी है, तो लिहाजा 3x की पावर 4 यानी कि 3s4 आ गया, प्लस आगे ये प्लस 26x की पावर क्यूब। क्यूब कहाँ से लेते हैं, यहाँ से बच्चों, ये क्यूब आ गया, ठीक है। वैसे भी आप लिख सकते हो, प्लस आगे है 77 x की पावर, फिर से x यहाँ से लूँगा और इसका पावर स्केयर, प्लस 84x 84 और यहाँ से फिर से x आ गया, ठीक है, प्लस 24। ये देखें, ये आपकी इक्वेशन अभी पूरी नहीं हुई। इज इक्वल टू 0 भी आपने लिखना है। इज इक्वल टू 0 कैसे लिखोगे, ये देखो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व के साथ इज इक्वल टू, ये सॉल्व के साथ लिखा हुआ है, डेट्स वाई आपने अल्फा दबाना है, फिर ये इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने 0 लिख देना है। ये आपकी पूरी इक्वेशन लिख दी गई है उसके अंदर, आपके कैलकुलेटर के अंदर। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो जब आप ये शिफ्ट दबा के इसको दबाओगे ना, तो वो समझ जाएगा आप कह रहे हो सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो वो आपको इसकी वैल्यू दे देगा। देखें मैंने शिफ्ट दबाया, अब इस कैलकुलेशन के बटन को भी प्रेस ही करने लगो, मुझे आंसर मिल जाएगा। ये देखें सॉल्व फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 क्यों आ गया। नहीं बच्चों, नहीं बच्चों, ठीक हो गया, ठीक हो गया। देखें मैंने पता क्या किया, जब वो 0 आया ना, मैंने एक नंबर प्रेस किया, 5 प्रेस करके, कोई भी नंबर प्रेस करके आपने इज इक्वल टू को दबाना, तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ, मसला नहीं है बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बोला था, यहाँ तक इक्वेशन लिखी, ठीक है। आगे हमने यही किया था ना, शिफ्ट सॉल्व पे क्लिक किया था, ये 0 आया था। अब देखें जैसे ही आपने क्या करना है, कोई भी एक नंबर प्रेस करना है, 7 और कोई भी प्रेस कर दो, 7 8 9 कोई एक नंबर प्रेस करके इज इक्वल टू करोगे, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। देखें अभी आ जाएगी, ये आ गई। देखो बच्चों वो 7 मैटर नहीं करता, वो आपके कैलकुलेटर की कुछ कह लें अपना काम है उसका बीच में, शायद इसलिए वो करता है। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है -0.4349। तो ये हमारे पास अपने s की वैल्यू है जो आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है जी। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो आंसर आया था वो रॉन्ग था, तो मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ जो एग्जैक्ट आंसर है वो है s इज इक्वल टू -0.4349। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम चलते हैं। ये देखें मैंने नेक्स्ट स्टेप किया हुआ है, आपको अभी वीडियो में नजर आएगा, सारा एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे हम वो क्या करते हैं, लोकेट भी करते हैं कहाँ पे बन रहा है। देखो बच्चों -0.4349, ये देखें ये इसका हाफ बनेगा। इससे थोड़ा सा पीछे देखें तो यहाँ पे ये कहीं बनता है, ये आपका वो पॉइंट है बच्चों, ये आपका पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट हमारा बच्चों आपको पता है क्या पॉइंट होता है, हमने इमेजिनरी एक्सिस और गेन को फाइंड आउट करना होता है। तो हमने वो इक्वेशन ऑलरेडी बना रखी है। अब उस इक्वेशन को बनाने के लिए पहले ट्रांसफर फंक्शन निकालना पड़ेगा। ट्रांसफर फंक्शन आपको बच्चों फार्मूला याद होगा, ये आपका कौन सा स्टेप है, 5th स्टेप है। तो ये बच्चों याद हो मैंने आपको ये फार्मूला बताया था, kg(s) ओवर 1 प्लस kg(h) ये यूनिटी फीडबैक पे अप्लाई होता है। तो यही फार्मूला आपने अप्लाई करना है। g(s) की आपको पता है क्या वैल्यू थी हमारे पास गेन की, वो थी k इंटू एस प्लस 3, k इंटू एस प्लस 3 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 1 एस प्लस 2 एस प्लस 4। ठीक है जी, ये ऊपर आ गया। ये k का यही मतलब है, g(s) बच्चों बस इतना होता है, जैसे कि मैंने आपको वो पार्ट बताया था, k ऊपर मल्टीप्लाई बस हुआ है और बटे में आ जाएगा यही पार्ट, यानी कि 1 प्लस k इंटू एस प्लस 3, क्योंकि h(s) आपके पास 1 के बराबर है। s इंटू एस प्लस 1 s प्लस 2 s प्लस 4। जब बच्चों इसको आप ओवरऑल सिंप्लीफाई करते हो ना, क्योंकि बटे का बटा कटेगा, आप एलसीएम लोगे, सारा करने के बाद जो आपके पास इक्वेशन आती है ट्रांसफर फंक्शन की, वो आपके सामने मैं लिख के रख रहा हूँ। यहाँ पे वो आएगी k इंटू एस प्लस 3 ऊपर, यानी ये नंबर होगा, और बटे में आपके पास आ चुका होगा कुछ इस तरह से। वो जो आपने इक्वेशन आगे निकाली है, कहाँ पे गई है जी, कैलकुलेशन मैंने की है आपके सामने जी, ये है s की पावर 4 प्लस 7s क्यूब प्लस 14s का स्क्वायर प्लस 8s, ये आपके पास इक्वेशन आई होगी। ठीक है बच्चों, और जब आप क्या करते हैं जी, यानी कि इस साइड पे ये भी होता है नंबर प्लस ks प्लस 3, तो ये आ जाता है ks प्लस 3k, यानी कि मल्टीप्लाई दे दिया अंदर मैंने k को। अब इन दोनों में से बच्चों s को कॉमन ले लेंगे। इस इक्वेशन को पहले थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखेंगे ना, k इंटू एस प्लस 3 इज ओवर s की पावर 4 प्लस 7s क्यूब प्लस 14s स्क्वायर प्लस s कॉमन लिया और अंदर आ गया बच्चों 8 प्लस k और आगे आ गया 3k। ठीक है जी,
अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल बच्चों इसके लिए के और वो वैल्यू निकालनी है, दोनों के की वैल्यू, गेन और दूसरा इमेजिनरी एक्सिस की वैल्यू। ठीक है, तो अब आपके सामने ही सब कुछ कर रहा हूँ मैं, देखें कोई पॉइंट नहीं छोड़ा, ये बस आपको पता है यार ये आगे कर चुके हैं हम ऑलरेडी, तो ये मैं बार बार नहीं करके दे सकता। अब ज़रा गौर कीजिएगा, अब आपने पता क्या करना है, इसमें जो डिनोमिनेटर है ना, यहाँ पे आपका रूट हार्वेज क्राइटेरियन मेथड लगेगा। ये पोलिनोमियल पी ऑफ एस से इसको मेंशन करेंगे आप, एस की पावर 4 रखेंगे प्लस 7s क्यूब लिखेंगे प्लस आगे 14s स्क्वायर आएगा, फिर आएगा प्लस s इंटू 8 प्लस के, फिर आगे आएगा प्लस 3 के। अब आपको बच्चों पता है कि रूट हार्वेज क्राइटेरियन कैसे हम ड्रा करते हैं। रूट हार्वेज का टेबल ड्रा होने लगा है, सबसे हायर डिग्री एस की डिग्री से स्टार्ट करेंगे, एस की पावर 4, फिर आएगा एस की पावर क्यूब, फिर आएगा एस की पावर स्क्वायर, फिर आएगा एस की पावर 1, फिर एस की पावर 0। ठीक है, यहाँ से ये टेबल ड्रा किया जाएगा। अब एस की पावर 4 का मतलब है बच्चों, यहाँ पे आपने पहली दो रोज आपको आपकी इक्वेशन से मिल जाएंगी। ठीक है, अब बच्चों यार मैं ये टेबल बार बार ड्रा नहीं कर सकता, मैं आपको बताता हूँ ये टेबल मैंने कहाँ पे ड्रा किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके ना उस क्वेश्चन को समझ आए, आपको ये पता चल जाएगा ये कैसे ड्रा किया जाता है। मैं एग्जैक्ट यार ये बार बार करूँगा तो ये काफ़ी टाइम ले लेगा, तो मैं आपको ये डायरेक्ट ये टेबल यहाँ पे वैल्यूज़ लिखूंगा, आपको बता देता हूँ कहाँ पे किया हुआ है, मुझे थोड़ा टाइम दें। ये बच्चों देख सकते हो आप एग्जाम्पल 8.5, ये सेम टू सेम वही इक्वेशन है, यानी कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वही क्वेश्चन है। ठीक है, आपने एग्जाम्पल 8.5 की हमारी वीडियो देख लेनी है, उसमें मैंने ये सारा प्रोसीजर बयान किया हुआ है। देखें रूट हार्वेस्ट टेबल यहाँ पे ड्रा हुआ है, सारा प्रोसीजर वही है, और एट द लास्ट हमें यहाँ पे के की गेन की वैल्यू भी मिलती है जो कि 9.64 आती है। ठीक है जी, और हमारे पास इमेजनरी एक्सिस भी आ जाता है। तो यार ये वहाँ से आपने ये वाला पॉइंट समझ लेना, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। टेबल ड्रा करूँगा, ये सारे स्टेप रिपीट करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यही दो वैल्यूज़ लिखने लगा वहाँ पे, के की और एस की। ठीक है, फिर आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। तो लिहाजा बच्चों ये हमारे पास आ गया अपना ग्राफ, और ये 5वें स्टेप का आंसर आ गया, के की वैल्यू गेन। ठीक है, गेन जस्ट फॉर एक क्या लें रिक्वायरमेंट है, मेन चीज़ तो हमें जे ओमेगा एक्सिस पे वैल्यू चाहिए थी, जहाँ से हमारा रूट लोकस कट करके जाएगा, तो वो है 1.59 जे पॉजिटिव में और नेगेटिव में 1.5 जे। ठीक है, तो ये कह लें अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 1 होगा, 1 जे, और इसके थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे कह लेते हैं हम 1.59 जे आ गया। ठीक है, यहाँ पे कट करके जाएगा हमारा लोकस, और नीचे वाले यहाँ पे कह लेते हैं, यहाँ पे हमारा बनेगा -1.59 जे। ओके हो गया, तो ये स्टेप यहाँ पे क्लियर होता है, और यही हमारा लास्ट स्टेप होता है। बाकी वो एंगल ऑफ डिपार्चर की बात करें तो वो यहाँ पे नहीं होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई इमेजिनरी पोल मौजूद नहीं है। कम्प्लेक्स पोल के लिए हम एंगल ऑफ डिपार्चर निकालते हैं, वैसे निकालने हैं तो यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक एंगल ऑफ 90 डिग्री होगा, बाकी एंगल निकाल लेंगे, वो भी मैं आपको चलें करके दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ, वो वेरीफाई होगा तो फिर हम बात करते हैं आगे। अभी हमने इसको ड्रा भी करना है। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि हमने ये अब वहाँ पे आपके सामने ये ड्रा कर दिया, देखिए ये हमने पॉइंट ढूंढ लिया। ठीक है जी, ये हमने पॉइंट ढूंढा था चौथे स्टेप में, ये 5वें स्टेप में हमारे ये फाइंड आउट हो गया। अब हमने बस यहाँ पे उसको ड्रा कर देना, अपने जो लाइंस यहाँ से जाएंगी, देखें इस तरह से जाएंगी, ज़रा गौर कीजिएगा, ये कुछ ऐसे जाएगी और ये भी ऐसे ही इसमें से कट होके जाएगी, ये देखें। तो ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल होता है। देखिए आपके सामने हमने पूरा रूट लोकस ड्रा किया। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम इस चैप्टर को कहते हैं अलविदा, गुड बाय, टाटा, बाय बाय, हमारी जान छोड़ो, हमारा सिर तुमने बहुत खा लिया है।